लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7, एस्केप वेलोसिटी। लेक्चर नंबर 7, एस्केप वेलोसिटी। सुने बच्चों, एस्केप, ये जो वर्ड एस्केप है ना, वर्ड एस्केप का मतलब होता है रन अवे। वर्ड एस्केप का क्या मतलब है? रन अवे। रन अवे का उर्दू में मतलब होता है ना, उर्दू में मतलब होता है गायब हो जाना। क्या मतलब है? गायब हो जाना। अगर कोई चीज इतनी तेज स्पीड से, सुनिए कहानी को, अगर कोई चीज इतनी तेज स्पीड से जाए कि वो उसी जगह से गायब हो जाए, दोबारा वापस न आए, ऐसे स्पीड का नाम रखा है एस्केप वेलोसिटी। क्या नाम रखा है? एस्केप वेलोसिटी। अब सवाल ये है ना, सवाल ये है बच्चों कि क्या चीज गायब हो रहा है। सवाल ये है ना कि क्या चीज गायब हो रहा है। तो देखें, मैं इसका डिफाइन पहले कर लूं ना, मैं इसका डिफाइन करूं। द इनिशियल स्पीड, द इनिशियल स्पीड that takes the body out of gravitational field of large body this speed is called escape velocity। मैंने क्या कहा जरा देखें, मैंने क्या कहा? मैंने कहा द इनिशियल स्पीड, बॉडी को स्टार्टिंग में जो आप स्पीड देते हैं, मतलब जिस स्पीड से आप बॉडी को फेंकते हैं, that takes the body out of gravitational field of large mass, large body। देखें, लार्ज बॉडी की बात करें ना, लार्ज बॉडी की बात करें ना, तो आपके पास लार्ज बॉडी में अर्थ भी आ सकता है, आपके पास लार्ज बॉडी में मून भी आ सकता है, आपके पास लार्ज बॉडी में सन भी आ सकता है। अब कहानी समझे ना, अर्थ के आसपास भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, मून के आसपास भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, सन के आसपास भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो बड़ी इस बॉडी के आसपास क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कहने का ये है ना, सोलर सिस्टम में जितने बॉडीज हैं उनके आसपास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा द इनिशियल स्पीड दैट टेक्स द बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लार्ज बॉडी। चाहे आप अर्थ सरफेस से फेंको बॉडी, चाहे आप मून के सरफेस से फेंको, चाहे आप सन के सरफेस से बॉडी फेंक दो, ये बॉडी दोबारा वापस नहीं आएगी। आप एग्जांपल अर्थ का उठा के देखें, आप एक बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, बताओ वो दोबारा वापस जमीन पे आती है कि नहीं आती? जब दोबारा वापस जमीन पे आती है तो फिर ये आपके पास एस्केप नहीं है, एस्केप वेलोसिटी नहीं है। आप इतने तेज स्पीड से फेंको बॉडी कि वो दोबारा जमीन के ऊपर वापस बॉडी ना आए, बॉडी जमीन के सरफेस पे ना आए, मतलब जमीन की ग्रेविटी से भी दूर जाए, बाहर जाए। ऐसे वेलोसिटी का नाम क्या रखा है? एस्केप वेलोसिटी। मतलब आप इतनी तेज स्पीड से फेंकते हैं कि जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बॉडी दूर जाए, ऐसे वेलोसिटी का नाम रखा है ना बच्चों, एस्केप वेलोसिटी। तो मैं यहां से एक काम करूंगा, मैं कहूंगा ना द इनिशियल स्पीड दैट टेक्स द बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है ना, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब मैं समझा दूं आपको, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मतलब नजर आ रहा है ना? हाँ, अब सुने, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये है ना, सेंड टू इन्फिनिटी, जमीन से ऊपर वो जगह जहां ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद ना हो। जमीन लाजमी नहीं है, जमीन लाजमी नहीं, सूरज की वो जगह, सूरज के आसपास वो जगह जहां सूरज का ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद ना हो, जमीन के आसपास वो जगह जहां जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद ना हो, चांद के आसपास वो जगह जहां चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद ना हो, ऐसे जगह का नाम रखा है इन्फिनिटी। अब मैं आपको उठा के दूं ना, मैं कहूंगा जमीन की इन्फिनिटी कहां पे होगी? तो जमीन की इन्फिनिटी जहां जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होती है, वहां जमीन की इन्फिनिटी है। अब समझ आ रही है? इन्फिनिटी वो पॉइंट है
अच्छा अब देखें, इन्फिनिटी में जमीन की बात कर रहा हूं, वरना इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिहाज से दूसरा चीज। मतलब एक ट्रक है, ट्रक के अंदर चोंटी जाकर बैठी, तो बता चोंटी को ये ट्रक क्या लगेगी, इन्फिनिटी लगेगी कि नहीं लगेगी। मतलब आपको कोई चीज बिल्कुल बड़ा, बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे इन्फिनिटी कहा जाता है। पर यहाँ इस सेंस में, इसके वेलोसिटी के सेंस में देखो, आप बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेज रहे हैं, किसके, अर्थ के, तो इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना मतलब इन्फिनिटी पर पहुंचाना है। अब इन्फिनिटी कहां पर होगी ये हमें देखना। मैं आपको बताऊं रफी ना, फॉर अर्थ इन्फिनिटी, फॉर अर्थ इन्फिनिटी, अर्थ के लिए इन्फिनिटी कहां होगी, अर्थ के लिए इन्फिनिटी, सुनो कहानी समझो। अर्थ की इन्फिनिटी देखें बच्चों, अर्थ की इन्फिनिटी देखें, आप बॉडी को जमीन की सरफेस से इतना दूर फासले पर ले जाए कि वो 4 डायमीटर मिलके 4 डायमीटर ऊपर जाए, जमीन से 4 डायमीटर ऊपर जाए। नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से नीचे आपको, मैं यहां से मिटा रहा हूं, इसको रिपीट कर लो। इसकी वेलोसिटी, रन अवे, गायब हो जाना। द इनिशियल स्पीड दैट टेक्स द बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लार्ज बॉडी, दिस स्पीड इज कॉल्ड इसकी वेलोसिटी। अर्थ हो, लार्ज बॉडी में अर्थ भी आ सकता है, मून भी आ सकता है, सन भी आ सकता है, हर एक की इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब आगे जाकर डिपेंडेंट फैक्टर देखेंगे, पर फिलहाल देखो कि जमीन की बात करें तो जमीन की इन्फिनिटी, मैंने क्या कहा, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मीन सेंड टू इन्फिनिटी। बॉडी को कहां ले जाओ, जिस बॉडी को आप फेंक रहे हैं उसे इन्फिनिटी तक पहुंचाओ। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, मतलब वो जगह सेंड टू इन्फिनिटी फॉर अर्थ, सेंड टू इन्फिनिटी, अर्थ के लिए इन्फिनिटी। देखो अर्थ के लिए इन्फिनिटी, देखो मैं इधर से मिटाऊं इस चीज को। अच्छा देखें, मैं उधर से इधर लिख रहा हूं, जरा देखें, अर्थ के लिए इन्फिनिटी ना बच्चों, अर्थ के लिए इन्फिनिटी, ये आपके पास अर्थ है, ये आपके पास क्या है, अर्थ है। यहां से लेकर यहां तक रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। यहां से यहां एक और रेडियस, ये जो 2 रेडियस मिलेंगे ना, ये जो 2 रेडियस मिलेंगे ना, यहां से लेकर यहां तक, इसे डायमीटर कहा जाता है। क्या कहा मैंने, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस आती है इसे डायमीटर कहा जाता है। अच्छा अर्थ की इन्फिनिटी मैंने क्या कहा, आप बॉडी को इतनी दूर भेजोगे ना, जो बॉडी को आप फेंक रहे हैं वो इतनी दूर भेजेंगे सरफेस से ऊपर, सरफेस से ऊपर जाते 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 अगर आपका आर 4 डायमीटर बन जाए, या आपका आर 4 डायमीटर से बड़ा बन जाए। 4 डायमीटर किसका, अर्थ का डायमीटर की बात कर रहा हूं मैं अर्थ की इन्फिनिटी मालूम कर रहा हूं। तो याद रखो मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी, अर्थ के ऊपर इन्फिनिटी कहां पर है, तो आप कहें सर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4d। अब सुने कहानी, ये डायमीटर अर्थ का है कितना, तो आप बताओ रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है कि नहीं। तो आप मुझे डायमीटर ऑफ अर्थ बताओ, शाबाश, डायमीटर ऑफ अर्थ बताओ, डायमीटर ऑफ अर्थ बताओ, रेडियस ऑफ अर्थ इतना है, डायमीटर ऑफ अर्थ, तो आपको पता है डायमीटर ऑफ अर्थ डबल, रेडियस को डबल कर दो, तो मैं इसको इस तरह लिखूं 2n2 किलोमीटर, ये इतना आएगा कि नहीं आएगा, नजर आ रहा है। अच्छा अब मुझे बताओ डायमीटर इज इक्वल टू कितना है, बताओ, कितना आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये देखो अर्थ का डायमीटर, ये अर्थ का डायमीटर है, अर्थ का क्या है, डायमीटर है। तो मैंने कहा इन्फिनिटी कहां, कितना दूर होगी, जमीन के सरफेस से कितना दूर इन्फिनिटी होगी। तो याद रखो इन्फिनिटी कम से कम कहां पे आएगी, इन्फिनिटी कहां पे आएगी बताओ, इज इक्वल टू 4n2 डायमीटर है कि नहीं, बताओ 128,000 किलोमीटर। अच्छा अब बताओ इन्फिनिटी कम से कम जगह इन्फिनिटी के लिए कहां तक होगी। अब देखो ये देखो ये आपके पास आती है इन्फिनिटी, ये क्या आती है, इन्फिनिटी। क्या कहा मैंने क्या कहा, मैंने कहा बच्चों आपने बॉडी को भेजना है कहां, इन्फिनिटी पे। बॉडी को कहां भेजना है, इन्फिनिटी पे। तो जमीन की इन्फिनिटी कहां है, जमीन की इन्फिनिटी सरफेस से कितना दूर तक आ रही है। तो मैंने कहा आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4d। आर जो आप फेंक रहे हैं ऊपर, जो डिस्टेंस आप दे रहे हैं वो डिस्टेंस डायमीटर से 4 डायमीटर, जमीन के
जमीन के 4 डायमीटर मिलेंगे तो आपके सामने इन्फिनिटी आएगी। तो सवाल यह है, पहले जमीन की डायमीटर मालूम करें ना। अच्छा, रेडियस मैंने कहा इतना है, डायमीटर कितना होगा? तो डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। मैंने निकाल, देखो इधर मैंने दिख दिया आपके सामने। फिर मैंने कहा ये तो डायमीटर इतना आया, अब मुझे बताओ इन्फिनिटी कहां होगी? तो इन्फिनिटी 4D है ना, तो 4 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ अर्थ इतना है, ये मल्टीप्लाई किया मेरे पास इतना आया। जमीन के सरफेस से ऊपर इतना डिस्टेंस ऊपर जाओगे ना तो आपके लिए इन्फिनिटी मिल जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब एक और बात याद रखो, यहां से एक और बात नोट कर लेना, यहां से एक और बात आप नोट कर लें। क्या बात नोट करेंगे? क्या बात नोट करेंगे? क्या बात नोट करेंगे आप? इतना ज्यादा फीसद पर सुनो सुनो सुनो, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? टू सेंड, नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, इधर से लिखते हैं। टू सेंड द बॉडी टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी, इंफिनिटी, more distance is required, more distance is required to travel, so more energy is required, more energy is required to send the body, to send the body। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा जरा देखें। मैंने कहा बच्चों आपको सरफेस से बॉडी को फेंकना है इन्फिनिटी तक, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। तो कम इज कम आपने कितना डिस्टेंस कवर कराना है बॉडी से? इतना जो मैंने लिखा इन्फिनिटी तक जाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना होता है। इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, करने के लिए मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा देना होगा। भाई इन्फिनिटी तक पहुंचने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना है। इस डिस्टेंस को कवर कराने के लिए आपने इनिशियल स्पीड बहुत ज्यादा देना है, कम देंगे तो ये काम नहीं चलेगा। उसी इनिशियल स्पीड का नाम रखा है एस्केप वेलोसिटी। क्या नाम रखा है? एस्केप वेलोसिटी। अब एक बात और नोट कर सकते हैं तो कर लो ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, नजर आ रहा है? मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं, जरा देखें मैं क्या लिखता हूं। मैं लिखता हूं ना, मैं लिखता हूं द काइनेटिक एनर्जी या द एनर्जी that is required, the energy that is required to send the body to infinity is called escape energy। escape energy नजर आ रहा है? मैंने क्या लिखा? लिखो, नजर नहीं आ रहा लिखो, मैं बताऊं, लिख लो, आप लिखो। द एनर्जी डेट इज रिक्वायर्ड टू सेंड द बॉडी, वो एनर्जी जो आप स्टार्ट में बॉडी को देकर भेजते हैं, कहां भेजते हैं? टू इंफिनिटी। इसी एनर्जी का नाम होता है एस्केप एनर्जी, उसी स्पीड का नाम होता है एस्केप वेलोसिटी। जिस एनर्जी को देकर आप एनर्जी देते हैं ना, बॉडी पर वर्क करते हैं तो एनर्जी देते हैं। जब आप एनर्जी देंगे, जिस एनर्जी से बॉडी इंफिनिटी पे जाएगी ना, उस इनिशियल एनर्जी का नाम रखा है एस्केप एनर्जी। उस इनिशियल एनर्जी का नाम क्या रखा है? एस्केप एनर्जी। क्या नाम रखा है? एस्केप एनर्जी। नहीं समझ आई? अच्छा, अब सुने, कहानी समझो, कुछ बातें सीख लो, कुछ बातें सीखें, कुछ बातें सीखें। अब क्या बातें सीखें? सुने सुने सुने, यहां मैं 2 क्वेश्चन करूंगा। यहां में ना सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्या कहता हूं, जरा देखिए। मैं कहता हूं एफ अल्लाह ना करे, एफ velocity of molecule of atmosphere किसका? of earth is greater or equal, is greater than
escape velocity, then the molecules escaped and there will be no atmosphere around अर्थ। बच्चों मैंने क्या कहा, जरा देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां क्या कहानी सीखा। देख मैंने कहा ए वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको एक बात का पता है ना कि ये आपके पास अर्थ सरफेस है और इसके आसपास आप बताओ हवा के पार्टिकल एयर मौजूद है कि नहीं, एटमॉस्फेयर मौजूद है कि नहीं, यस है। इन एटमॉस्फेयर के पास क्या मॉलिक्यूल है कि नहीं, यस है। क्या ये मॉलिक्यूल मोशन में है कि नहीं, हाँ ये मॉलिक्यूल मोशन में है। अच्छा अब सुनो कहानी, मोशन में है तो इनके पास वेलोसिटी है कि नहीं, हाँ वेलोसिटी है। If the velocity of molecule of atmosphere of earth, अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है जिनके पास मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन escape velocity। अब जमीन की escape velocity फिक्स वेलोसिटी होगी, जमीन के आसपास escape कराने के लिए कितनी वेलोसिटी देना है थोड़ी देर बाद समझाएंगे, आपको वैल्यू भी बताएंगे कि जमीन की escape velocity इतनी है, इससे किसी बॉडी को फेंकेंगे तो ये जमीन को वापस नहीं आएगी, जमीन के फील्ड से भी गायब हो जाएगी। अब सुने कहानी, greater than escape velocity, then the molecule escaped and there will be no atmosphere around earth। फिर जमीन के आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। अगर मॉलिक्यूल की, जमीन के आसपास एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल की escape velocity, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी escape velocity से ज्यादा हो, escape velocity से ज्यादा हो तो याद रख लो बच्चों ये मॉलिक्यूल जमीन की ग्रेविटी में नहीं रहते, जमीन की ग्रेविटी में नहीं रहते। ये मॉलिक्यूल किसने अट्रैक्ट किया, पहला सवाल है ये मुझे बताओ। ये जमीन के पार्टिकल नीचे पकड़ा किसने है, बताओ ना। जमीन के पार्टिकल देखो, एटमॉस्फेयर जितना है ना, एटमॉस्फेयर इज अट्रैक्टेड, ये अभी पकड़ी हुई है, अट्रैक्टेड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी, जमीन की। जमीन का एटमॉस्फेयर किसने नीचे रोका है, ग्रेविटी ने, ग्रेविटेशनल फील्ड ने, ग्रेविटी ने पूरा एटमॉस्फेयर नीचे रोक रखा है। अब सुने मेरी बात को, ये रोक रखा है ना, हाँ ठीक है। जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स है उनके पास वेलोसिटी है ना, वो मोशन कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। जब करते करते अगर उनको इतनी ज्यादा वेलोसिटी मिल जाए, क्या कहा मैंने, उनकी स्पीड बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो कि जमीन की escape velocity से अगर मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा हो जाए तो ये मॉलिक्यूल ग्रेविटी में नहीं रहते, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते तो जमीन के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती, और एटमॉस्फेयर नहीं होती तो न मैं होता, न मोबाइल आप देख सकते, न मैं वीडियो बना सकता, मतलब कोई यहां रह नहीं सकते हैं। यहां जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों है, तो आप क्या कहोगे, जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों है। जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर इसलिए है कि जमीन के आसपास जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी कम है इसके वेलोसिटी से, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो यहाँ ग्रेविटी के अंडर बैठे हुए हैं। अच्छा अब मेरा सवाल ये है, मून की बात कर लो, क्या कर लो बच्चों, मून की बात कर लो। नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है, फीलिंग हो रही है ना। अच्छा ठीक है, अब देखें इधर, मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन करता हूं, वाई मून हैज नो, नजर आ रहा है, एटमॉस्फेयर। बच्चों मेरा क्वेश्चन, मैंने कहा आप बताओ चांद के आसपास, चांद पर जिंदगी बसर क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जमीन, चांद के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, सुनो एट वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड मून इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। बच्चों याद रखना मेरी बात को, मैंने क्या कहा, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल, चांद के आसपास एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल की जो मोशन वाली वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी चांद की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, वो वेलोसिटी चांद की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। इसलिए पार्टिकल एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल चांद
की ग्रेविटी में नहीं रहते बल्कि चांद की ग्रेविटी से बाहर जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं चांद के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज्यादा है, इस वजह से यहां पर एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल नहीं रह सकते और एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होती। समझ आ रही ना? तो ये कुछ कहानी थी आपके पास इस बारे में। अब बात करते हैं ना कि भाई इस बॉडी को नीचे से भेजने का तरीका क्या है, इस बॉडी को नीचे से ऊपर भेजने का तरीका क्या है। एक मैं आपसे एक बात और अगर पूछूं, मैं कहूंगा आप बताओ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इंफिनिटी। एक लास्ट बात देखो, मैंने क्या कहा, आपसे कहा जाए बॉडी को इंफिनिटी पे भेजो। इंफिनिटी का मतलब जमीन से 4 डायमीटर ऊपर, ठीक। जब जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएंगी तो क्या इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी? नहीं, कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगी। तो कैसे, जरा देखें। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला GMEM डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये है कि नहीं? हाँ है। अच्छा, इंफिनिटी का मतलब क्या है? इंफिनिटी का मतलब R इज इक्वल टू इंफिनिटी, डिस्टेंस इतना दूर कि आप इंफिनिटी पे पहुंचाए। तो बताओ बच्चों, FG इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। तो इंफिनिटी एनी नंबर डिवाइड बाई इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइड बाई इंफिनिटी। जब कोई नंबर आप इंफिनिटी पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? 0। तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हुई? 0। तो एक ये बात याद रखो, जब बॉडी इंफिनिटी पे जाती है तो जमीन की इस पर एट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगती, मतलब फोर्स इंफिनिटी पे क्या होगी? 0। समझ आ रही ना? अब सवाल ये है कि सर आपने कहा कि ये एज से इसके वेलोसिटी, हमें सब कुछ पता चला, पर ये बॉडी हम फेंकेंगे कैसे? बच्चों, फेंकने के लिए बहुत ज्यादा आपको काइनेटिक एनर्जी देना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो आगे जाएगा ना, इतना ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस करना है। तो प्रोसीजर देखते हैं इसका, प्रोसीजर्स क्या देखते हैं? प्रोसीजर फॉर एस्केपिंग बॉडी। प्रोसीजर पहले प्रोसीजर देखो, मैं क्या लिखूं? देखो मैं लिखता हूं ना प्रोसीजर्स। क्या प्रोसीजर है? मैं 4 स्टेज बताऊंगा। स्टेज नंबर 1 मैं 4 स्टेज बताऊंगा, सुने। प्रोसीजर में सबसे पहले लिखो ना न्यूटन्स थॉट एक्सपेरिमेंट। न्यूटन ने थर्ड एक्सपेरिमेंट दिए हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट जानते हो? ख्याली एक सोचा है। उसने क्या सोचा है? उसने कहा ये आपके पास एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पहाड़ है। पहाड़ जानते हो ना? हाँ, अर्थ के ऊपर ऊंची जगह पे पहाड़ है, वहां पर उसने कहा एक कैनन सेट करो। कैनन जानते हो? तोप जानते हो ना, जिसे फायर करेंगे। उसने कहा एक बाल को आप, इस कैनन बाल को आप हॉरिजॉन्टली फेंक दोगे तो आप बताओ ये बाल जमीन पर आएगी कि नहीं आएगी? बशर्त ये है कि सुनो, आपने फेंका, ये इसका एक थर्ड एक्सपेरिमेंट था। कैनन रखा है ऊंची जगह, जमीन पर ऊंची जगह पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर कैनन रखा है और उससे बुलेट को फायर किया है, कैनन बाल को फायर किया है। उसने कहा देखा कि क्या ये बाल जमीन के सरफेस पर गिरेगी या नहीं। थर्ड एक्सपेरिमेंट है। अब सुने, उसने जब इनिशियल स्पीड को दिया ना, कहानी समझो, इनिशियल स्पीड दिया 2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या दिया? 2 किलोमीटर पर सेकंड। तो याद रखो बॉडी फॉल ऑन अर्थ। बॉडी कहां गिरी? अर्थ पे। उसने जब फेंका तो बॉडी ऐसे घूम के अर्थ पे गिरी। अच्छा, इस बॉडी का रास्ता कौन सा था? इस बॉडी का रास्ता कौन सा है? मतलब ए से जाकर वापस अर्थ पे आ रहे तो 2D आएगा ना। अच्छा, तो मैंने कहा पाथ आपके पास पैराबोलिक। बच्चों, पैराबोलिक पाथ का मतलब बॉडी का मोशन फिर कौन सा था? पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल में आप लोगों ने पढ़ के आए हैं, पैराबोलिक पाथ कौन सी मोशन में होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला स्टेप देखो, मतलब पहले स्टेप से मैंने फेंका ना, बॉडी वापस जमीन पर ही गिरी। अच्छा, मैं अब क्या करूंगा? मैं अब वेलोसिटी को इंक्रीज करता जाऊंगा। इंक्रीज करता जाऊंगा। देखें,
देखें स्टेप नंबर 2 में मैं वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। स्टेप 2 में यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेज 2। स्टेज 2 में मैंने वही न्यूटन थर्ड एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए हॉरिजॉन्टली बॉल को फेंका, तो ये बॉल हॉरिजॉन्टली फेंकने के बाद ये बॉल ए से जा के वापस उसी जगह आई जहां से फेंका था। अब सुनिए कहानी, क्यों कहानी समझो। जितना यहां से ऊपर हाइट है ना, इसने जब फेंका तो इतना तेज फेंका कि हर जगह यहां सरफेस से हाइट बराबर आने लगी। हर जगह सरफेस से हाइट जब बराबर आने लगेगी तो आप बताओ क्या बॉडी अर्थ सरफेस पे गिर सकती है? नहीं। उसने कितनी वेलोसिटी दिया था? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो बॉडी क्या जमीन पर आएगी? नहीं। बॉडी डज नॉट फॉल ऑन अर्थ। तो कौन सा मोशन करेगी? रास्ता कौन सा अख्तियार किया मोशन की? तो उसने कौन सा अख्तियार किया? सर्कुलर। जो बॉडी सर्कुलर मोशन पे जाती है, सर्कुलर पाथ पे जाती है ना, उसके पास मोशन कौन सा होता है? आप बताओ। सर्कुलर मोशन। अगर आप बॉडी से सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं तो कितनी वेलोसिटी देंगे आप? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अब कहानी समझो, एक बात और याद रखो, मैं स्टेज नंबर 3 पे आपको ले जा रहा हूं। स्टेज 3। अब सुनो, स्टेज 3 में क्या है? वही बात उठा लो, वही न्यूटन थर्ड एक्सपेरिमेंट देख लो। आपने बॉडी को फेंका, इस बार इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, तो अब 7.9 पे आपके पास सर्कुलर बना है। अब सर्कुलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल बनेगा। एलिप्टिकल जानते हो ना? तो बॉडी फॉल नहीं करेगी। बॉडी डज नॉट फॉल ऑन अर्थ। तो कौन सा रास्ता होगा? किस रास्ते पर मोशन करेगा? तो पाथ आपके पास होगा एलिप्टिकल जानते हो? देखो ये देखो, ये आपके पास सर्कल है और ये आपके पास एलिप्टिकल है। सर्कल और एलिप्टिकल, समझ आ रही ना? इस रास्ते मोशन करने लगा तो आपके पास जो मोशन होगा वो होगा एलिप्टिकल मोशन। समझ आ रही है? अब सुने कहानी। आखिर स्टेज मेरे पास आ रहा है, मैं कहां पर लिखूं? आखिर स्टेज यहां पर लिख रहा हूं। सुनो। स्टेज नंबर 4। स्टेज 4। अच्छा, वहीं मैंने किन्नन को फायर किया। किन्नन को मैंने क्या कर दिया? फायर कर दिया। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी मैंने दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मैंने कितना दिया? 11 बढ़ा के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब सुने, बॉडी एस्केप्ड। इस पर आपकी बॉडी गायब हो जाएगी, बॉडी कभी भी वापस नहीं आएगी। अब समझो, मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रोसीजर की बॉडी को फेंकने की क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है? बॉडी फेंकना हो, रॉकेट फेंकना हो या क्या कोई चीज फेंकना हो, तो न्यूटन ने थर्ड एक्सपेरिमेंट दिया है। थर्ड जानते हो ना? ख्याल किया है कि एक जमीन के ऊपर सबसे ऊंची जगह पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर किन्नन फिट कर और किन्नन से हॉरिजॉन्टली बॉल को फायर कर दो। समझ आ रही ना? सोचा है ख्याली स्टेज 1 में और बाद में सही प्रूफ हुए हैं। अब सुने, स्टेज नंबर 1 में अगर 2 किलोमीटर पर सेकंड से उसने फेंका तो बॉल वापस जमीन पर गिरी, मोशन आपके रास्ता आपके पैराबोलिक आई और मोशन क्या हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर उसने कहा स्टेज नंबर 2 में उसने वेलोसिटी को 7.9 कर दिया, तो बॉडी जमीन पर नहीं आई बल्कि जमीन के आसपास सर्कुलर पाथ मोशन करने लगी। फिर उसने स्टेज नंबर 3 में 7.9 किलोमीटर से ज्यादा किया तो वो बॉडी दोबारा क्या होने लगी? दोबारा मोशन करने लगी, जमीन पर नहीं आए पर एलिप्टिकल पाथ में मोशन करने लगी। फिर उसने कहा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दे दिया। अब बॉडी क्या हुई? करते ना, इस तरह करते 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पे जब स्पीड पे पहुंचा, उसने देखा कि बॉडी वापिस नहीं आई है जमीन पर, बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गई है। इसी वेलोसिटी, इसी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड का नाम रखा है एस्केप वेलोसिटी। आप कहें सर ये क्यों? मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, इसका भी प्रूफ है। मैं इसमें स्याही भर दूं, ठीक है? न्यूटन ने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, पहले 2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका तो बॉडी वापस जमीन पे आ गई। जमीन पे आई तो पाथ कौन सा था? पैराबोलिक पाथ। और जिस पैराबोलिक पाथ पे जो बॉडी मोशन करे उसे क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन।
क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर मैंने स्टेज 2 में देखो मैंने वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, कितना कर दी, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो बॉडी जमीन पर नहीं आई, पर जिस रास्ते चल रही थी वो थी सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। फिर मैंने कहा स्टेज 3 में बॉडी को फेंका ग्रेटर देन 7.9 किलोमीटर, तो बॉडी जमीन पर नहीं आई, लेकिन जो पाथ थी वो इलिप्टिकल पाथ थी, और इलिप्टिकल पाथ के बाद कौन सा मोशन हुआ, इलिप्टिकल मोशन। स्टेज 4 में मैंने अगर वेलोसिटी को 11.2 कर दिया किलोमीटर पर सेकंड, तो बॉडी स्केप्ड हो गई, गायब हो गई, सिर्फ न कोई पाथ मिला न कोई मोशन मिला। तो इस वेलोसिटी का नाम रखा है एस्केप वेलोसिटी। आपका सवाल ये बनता है, आप कहेंगे सर ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपने कैसे मालूम किया है, कैसे मालूम किया? तो इसका पहले डेरिवेशन करते हैं कि 11.2 किलोमीटर कैसे आया है। तो बच्चों हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी का भी लिख लो, डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, एक फार्मूला आएगा उससे आप हर बॉडी का, हर बड़ी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी, चाहे सन हो, चाहे मून हो, या चाहे मार्स हो, जुपिटर हो, सेचुन हो, यूरेनस हो, हर बॉडी की एस्केप वेलोसिटी आप मालूम कर सकते हैं। पर पहली बात तो हम देखेंगे ना कि इसकी डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन क्या करते हैं, डेरिवेशन, पहले डेरिवेशन करते हैं। अब सुने कहानी, डेरिवेशन करने के लिए ये मेरे पास, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, हम बॉडी को क्या करते थे, फेंकते थे, यहां से फेंकते थे। आप जब फेंकते हैं ना, आप जब फेंकते हैं तो बताओ वेलोसिटी से फेंकते हैं ना, तो एनर्जी क्या देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। जब बॉडी को वेलोसिटी से फेंकते हैं, इसका मतलब आप इसको क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो ये बॉडी आगे जाती है, आगे जाते जाते फील्ड से बाहर जाती है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है कि नहीं बन जाती? ये काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से आपने फेंका है, ये काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब बताओ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन क्या कह रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन कह रहा है लॉस एन काइनेटिक एनर्जी। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको ये पढ़ाया था, इज इक्वल टू चेंज एन गेन एन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन एन पोटेंशियल एनर्जी। यहां कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, mgh वाली नहीं, यहां mgh वाली नहीं बच्चों, यहां एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक ले रहे हैं बॉडी को। तो अब सुनिए बच्चों, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला बताओ, हाफ mv², और इस वेलोसिटी का नाम होता है एस्केप। मैं v के साथ छोटा सा e लिखता हूं, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी है। अच्छा, इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल यहां पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को मैं इस तरह लिखूं ना, हाँ, फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल का क्या मतलब, यहां से आप फेंकते हैं इन्फिनिटी पे, आपने सर मैं तो आगे फेंकता हूं, आगे हो या ऊपर हो, इन्फिनिटी आगे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, मतलब अर्थ अगर आपके पास राउंड है तो कहीं पर भी हो सकती है, मतलब दूर हो सकती है, समझ आ रही है ना। अच्छा, मैंने कहा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, एब्सोल्यूट वाली, समझ आ रही। अच्छा, आप बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहा मैंने, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 होगी, इन्फिनिटी पे कोई फोर्स मौजूद नहीं, समझ आ रही है, इन्फिनिटी फाइनल 0। तो फाइनल जब 0 होगी तो हाफ mv, हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल 0 माइनस इनिशियल कितना है बताओ, माइनस gm, अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ n2 मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाय r। ये अगर आप लोगों को पता नहीं है ना, तो मेरा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर जाकर देखें, ये प्रूफ करके उधर आया था, समझ आ रही है ना। नजर नहीं आ रहा, मैं इधर लिख रहा हूं, जरा देखें क्या मिला आपको, हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल टू, नजर आ रहा है ना, हाँ। अच्छा बताओ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपके पास बनता है gmem डिवाइड बाई r स्क्वायर, m से m कैंसल, तो आपके पास आता है हाफ ve स्क्वायर इज इक्वल टू gme
डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहां से ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाकर क्या होगा, वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gme डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये वाला कैंसल हो जाएगा, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gme डिवाइड बाई आर। बच्चों दिस इज कॉल्ड escape velocity, दिस इज द फार्मूला ऑफ escape velocity। अब सुने, आप कहेंगे सर ये वैल्यू कैसे आया है, जी का वैल्यू ना, जी का वैल्यू है 6.67 into 10⁻⁻11। समझ आ रही ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों ये आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अच्छा, मास ऑफ अर्थ में आपको बताऊं, मास ऑफ अर्थ की बात करें, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ आपके पास है ना, मास ऑफ अर्थ आपके पास है 6 into 10⁻24 kg, 6 into 10⁻24 kg। समझ आ रही ना। अच्छा, यहां आर की जगह, यहां आर की जगह आप क्या डाल दोगे, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास 6400 किलोमीटर है। ये अगर आप यहां पर पुट करेंगे ना, यहां पर उठा के पुट करेंगे ना, तो आपके पास इसके वेलोसिटी आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आर की जगह आर ही लिखना है, समझ आ रही ना। अच्छा, मैं आर की जगह आर ई लिखता हूं, बस खत्म बात। हाँ, आर ई, समझ आ रही ना। तो ये था आपके पास इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ, मैंने प्रूफ करके दिया है। अगर आप चाहते हैं कि सर इससे प्रूफ नहीं, हम किसी और तरीके से प्रूफ करते हैं, तो और भी आपको तरीका बताता हूं। सुनो, सबसे पहले इसके वेलोसिटी का ये फार्मूला आप नोट करें, इसके वेलोसिटी का ये फार्मूला आप नोट करें। एक फार्मूला और ड्राइव करते हैं इसके वेलोसिटी का, एक तो ये है, याद रखना है 2gme डिवाइड बाई आर ई, 2gme डिवाइड बाई आर ई। अब सुने, एक कहानी और याद रखें, एक कहानी और याद रखें, हम इससे सिंपल करते हैं, इससे मजीद सिंपल कर देते हैं। अच्छा, एज एफ इज इक्वल टू gmem डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी है कि नहीं? यस है। अब सुने, मैं नियर अर्थ, नियर अर्थ, अगर मैं अर्थ के करीब की बात करूं, जमीन के आसपास, जमीन के करीब, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ लिया है, तो इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी जमीन के करीब ही है ना, जमीन के करीब का मतलब जमीन के सरफेस से आप फेंक रहे हैं। आप बताओ इस फार्मूला को, इसी फोर्स को क्या मैं वेट कह सकता हूं? यस, कह सकता हूं कि नहीं, ये बताओ, डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। अच्छा, इस वेट की जगह मैं क्या mg लिख सकता हूं? वेट का फार्मूला क्या था? mg, gmem डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। m से m कैंसल, ये r स्क्वायर इधर ले जाओ, तो जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू gme। बच्चों इस पॉइंट को अपने पास नोट कर लो, आप इस पॉइंट को नोट कर लो, और अब इसी के अंदर पुट करके इसके वेलोसिटी निकालना है। v escape इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gme, हाँ देखो इधर gme है ना, gme की जगह मैं क्या डाल दूं? gre स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई। ये एक इसके साथ कैंसल, तो इसके वेलोसिटी का नया फार्मूला आपको मिला है GRE। अगर आप चाहते हैं कि हमें आसानी है, इसमें हमें आसानी है ना, तो इसको यूज करो। अगर आसानी इसमें है या इसमें है, मर्जी आपकी है, इसको यूज करो, क्योंकि इसको मैंने मॉडिफाई करके ये ले आया हूं, नियर अर्थ सरफेस, और ये भी नियर अर्थ सरफेस है। अब आप कहेंगे सर जी का वैल्यू क्या है? जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर ई आपको बोल दिया है 6400 किलोमीटर। ये पुट करोगे तो वी स्केप आपके पास आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चाहे इस फार्मूले से आप वैल्यू निकालते हो या चाहे इस फार्मूले से निकालते हो, वैल्यू दोनों में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और इधर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। समझ आया यहां तक? तो ये था आपके पास इसके वेलोसिटी की कहानी। बच्चों मैं इन दो फार्मूलों को ना यहां पर नोट करके लिखता हूं। क्या करता हूं, अपने पास नोट करें आप। फिर कुछ बातें करते हैं डिपेंडेंट फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? डिपेंडेंट फैक्टर्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहले इसके वेलोसिटी का फार्मूला मेरे पास क्या आया है? अंडर रूट 2gme डिवाइड बाई आर ई। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अर्थ की बात नहीं करता हूं, मैं सारे मास की बात करता हूं। अच्छा, दूसरा मेरे पास क्या आया है? दूसरा v escape इज इक्वल टू 2gr। अच्छा, इसको मैं मजीद मॉडिफाई कर लूं, v escape इज इक्वल टू, ये देखो
2r को मैंने डायमीटर कहा है कि नहीं कहा है? 2r को मैंने क्या कहा है? डायमीटर। तो ये ऐसा भी बन सकता है 2r, मतलब 2r की जगह डायमीटर डाल दो तो ये भी फार्मूला तो बन सकता है ना, ये डायमीटर ऑफ बॉडीज। यहां m क्या है? 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 m है मास ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट समझो, मास ऑफ प्लेनेट। r क्या है? r क्या है? r है रेडियस ऑफ प्लेनेट। अगर आपको मास और रेडियस दिया हुआ हो, सुने, अगर आपको मास और रेडियस दिया हुआ हो तो आपसे पूछेगा इसके वेलोसिटी बताओ। अगर मून का मास और मून का रेडियस आपको मालूम है तो आप उसकी इसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। सन का मास और सन का रेडियस आपको मालूम है तो आप उसकी इसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। मार्स का मास और मार्स का रेडियस मालूम है तो आप उसकी इसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? तो ये आपके पास थी एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले। अब बात करते हैं डिपेंडेंट फैक्टर्स की। नजर आ रहा है? मैं नीचे लिख लूं डिपेंडेंट फैक्टर्स की। मैं इनको मिटा रहा हूं यार, इनको मिटा रहा हूं, जरा देखिए। मैं बात करता हूं डिपेंडेंट फैक्टर्स की। डिपेंडेंट फैक्टर्स की किसकी? डिपेंडेंट फैक्टर्स किसकी? इसके वेलोसिटी की। इसके वेलोसिटी के डिपेंडेंट फैक्टर्स मुझे बोल देना है आपने। अच्छा, अब सुने, डिपेंडेंट फैक्टर में सबसे पहले इसके वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन m/r रेशियो। नहीं समझे? बता, नहीं समझे? r प्रोडक्ट ऑफ gr। क्या कहा मैंने क्या कहा? आपके पास इसके वेलोसिटी किस बॉडी की ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो m/r रेशियो चेक करो। जिसका m/r रेशियो बड़ा आ रहा है, मतलब क्या f m/r इंक्रीजेस। अगर रेशियो क्या आ रहा है? लार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? लार्ज आ रहा है। तो याद रखो इसकी वेलोसिटी भी आपने हाई देना होगा। हाई जानते हो ना, बहुत ज्यादा देना होगा। क्या कहा मैंने? सन का मास और सन का आर, उन दोनों का रेशियो निकालो। अर्थ का मास और अर्थ का आर रेशियो निकालो। जिसका रेशियो ज्यादा आएगा ना तो उसकी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। बाज लोग क्या सोचते हैं पता है? बाज लोग कहते हैं सर जी ये सुने कहानी समझे। बाज कहते हैं मास इसकी वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट में है, रेडियस इसकी वेलोसिटी के लिए इनवर्स में है। ठीक है, आपकी बात सही है। मास बढ़ेगा, बॉडी का मास बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है। बॉडी का रेडियस कम होगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है। पर सुनो बच्चे, अर्थ की बात करो। अगर आप अर्थ की बात करो, अर्थ का मास बढ़ाओगे तो रेडियस भी खुद ब खुद बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ये बढ़ रहा है। सुनो, मास बढ़ रहा है तो रेडियस भी साथ साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब मास बढ़ने से इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन मास के साथ रेडियस भी बढ़ रहा है तो रेडियस का काम इसको कम करना है, तो रेडियस भी बढ़ेगा तो ये कम होगी। मतलब क्या आया? दोनों कांस्टेंट। डेंसिटी पढ़ा है ना? डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने सर मास बढ़ाओ डेंसिटी बढ़ जाती है। ओ खुदा के बंदो, मास जब बॉडी का बढ़ाओगे तो साथ में वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। डेंसिटी मास और वॉल्यूम के रेशियो पे डिपेंड करती है। अब सुनो, कहानी समझो। अगर आपसे पूछा जाए एट कांस्टेंट रेडियस, अगर रेडियस कांस्टेंट हो बॉडी का और मास क्या हो जाए? बढ़ना शुरू हो जाए तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या कहा मैंने? आर कांस्टेंट करने के बाद अगर आप आर कांस्टेंट रख के मास बढ़ा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। मास कांस्टेंट करके रेडियस बढ़ा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। पर ये पॉसिबल नहीं है। ये किधर पॉसिबल है? लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए रेडियस कांस्टेंट करो, मास बढ़ाओगे, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आप 100% कहो बढ़ेगी। असल में रेडियस आप बढ़ाएंगे तो मास भी ऑटोमेटिक बढ़ता है। आप अर्थ का मास बढ़ाओ और रेडियस क्या वहीं रहेगा? नहीं। अगर कहा ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, एफ इस तरह आता है, एफ अर्थ, एफ होता नहीं है पर अगर हुआ तो एफ अर्थ समहाउ एक्सपेंड। अगर अर्थ समहाउ एक्सपेंड हो, मतलब समहाउ क्या मतलब है? किसी तरीके से अर्थ एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड का मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। जब रेडियस बढ़ेगा तो आपसे पूछे जाएगा कि इसके वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो आपको इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है। समझ आ रही कि नहीं? तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पास, दोनों फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, या ये आर पे। आप कहेंगे सर मैं जी बढ़ा रहा हूं, मैं क्या बढ़ा रहा हूं? मैं जी बढ़ा रहा हूं।
तो जी बढ़ाओगे ना, जी आप इंक्रीज करोगे ना, जी आप इंक्रीज करोगे तो साथ में रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज। जी इंक्रीज करोगे तो रेडियस भी इंक्रीज होता है। क्या कहा मैंने, जी इंक्रीज करोगे रेडियस इंक्रीज नहीं होता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, जी और ये आर आपस में इनवर्स में है कि नहीं, यस। अगर आप जी बढ़ा रहे हैं, जी कैसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जरा इधर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये मेरे पास अर्थ है कि नहीं, ये मेरे पास पोल है और ये वाला मेरे पास इक्वेटर है कि नहीं। अच्छा ठीक है, ये सेंटर है। आप बताओ जी का वैल्यू पोल पे ज्यादा होता है या जी का वैल्यू इक्वेटर पे ज्यादा होता है। आप कहेंगे सर पोल तो दूर है, इक्वेटर करीब है, लिहाजा पोल पे कम होगा, इक्वेटर पे ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है आपकी बात। आप कहेंगे सर जी का वैल्यू जहां कम होगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी। नहीं, सुनो, यहां रेडियस की बात करें, रेडियस किसका ज्यादा है, रेडियस किसका ज्यादा है, रेडियस ऑफ पोल और रेडियस ऑफ इक्वेटर में बताओ किसका रेडियस ज्यादा है। रेडियस ऑफ पोल यहां से यहां तक है और इक्वेटर यहां से यहां तक, पोल का ज्यादा है ना। हाँ, अब सुने कहानी। आप कहेंगे सर जी का वैल्यू बढ़ाओगे तो उधर साथ में आर क्या हो रहा है, कम। जी का वैल्यू बढ़ेगा तब जब आर का वैल्यू कम होगा। तो बताओ एक बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, लेकिन आर कम होगा, दोबारा ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए याद रखना कि जी का वैल्यू सिर्फ इसके वेलोसिटी की वैल्यू सिर्फ जी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जी और आर के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात एम और आर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। अब आप कहेंगे सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए इट कांस्टेंट आर, इट कांस्टेंट आर, हाँ अगर एक कांस्टेंट आर कांस्टेंट करके आपसे पूछा जाए जी को मैं डबल कर रहा हूं, बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप 100% कहो डबल होगी। समझ आ रही ना। वरना एक्चुअली ये इसके रेशियो और इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, अलग अलग डिपेंड नहीं करता है। अब आपसे पूछा जाए इक्वेटर से बॉडी फेंका जाए, पोल से बॉडी फेंका जाए, आप बताओ इक्वेटर से बॉडी फेंका जाए या पोल से बॉडी फेंका जाए, कहां से इसके वेलोसिटी कम देंगे तो इन्फिनिटी पे जाएगी। तो आप कहो दोनों के लिए सेम आएगी, दोनों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी। समझ आ रही ना। अच्छा, और फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक और फैक्टर पे, एक और फैक्टर पे। अब सुनो मैं कहां पे लिखूं, मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं, समझ तो आई है ना। व्हाइट बोर्ड छोटा है, आप लिखते जाओ। अच्छा, एक मैं बात कर लेता हूं, एक मैं बात कर लेता हूं। मैं कहता हूं ना इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी टू बी थ्रोन। वो बॉडी जिसको आप फेंक रहे हैं इसके वेलोसिटी उसके मास पे कभी भी डिपेंड नहीं कर रही। देखो यहां कहीं बॉडी का मास नजर आ रहा है, नहीं। अब सुने, आपसे वो इस तरह का क्वेश्चन देगा, वो कहेगा इस ये 1 kg है, अगर ये मेरे पास 2 kg है, मैं इसको भी फेंक रहा हूं अर्थ सरफेस से, इसको भी फेंक रहा हूं, मैं दोनों बॉडी को फेंक रहा हूं। आप बताओ किसको इसके वेलोसिटी ज्यादा देना होगा। बच्चों इसके वेलोसिटी फिक्स है, इसके वेलोसिटी चाहे बड़ी बॉडी हो या चाहे छोटी बॉडी हो, आपको अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक पहुंचाना है, तो इसके वेलोसिटी दोनों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी। ये बात याद रखना। आप कहेंगे सर इसको फेंकने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा, मतलब जनरली ऐसा लगता है ना आपको। इसकी वेलोसिटी का मतलब क्या है, यहां से इंफिनिटी पे पहुंचाना है, यहां से इंफिनिटी पे पहुंचाना है, चाहे बड़ी बॉडी हो या छोटी बॉडी हो, आपने हर सूरत इंफिनिटी पे पहुंचा देना है। तो इसकी वेलोसिटी दोनों के लिए क्या होगी, सेम। अलबत्ता एक काम होता है, अलबत्ता एक काम होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kg और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg में, एक 1 kg एक 2 kg के लिए इसकी वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, पर एनर्जी सेम नहीं है। आपने बड़ी बॉडी फेंकने के लिए एनर्जी ज्यादा देना होगा और छोटी बॉडी फेंकने के लिए एनर्जी कम देना होगा। समझ आई कि नहीं आई। बड़ी बॉडी फेंकने के लिए एनर्जी ज्यादा देना होगा, वेलोसिटी इसकी तो कांस्टेंट रखना है, आपने वहीं फेंकना है, जिस स्पीड से फेंकना है वो उधर जाना है। समझ आ रही है। पर काइनेटिक एनर्जी बड़ी बॉडी के लिए आपने फेंकते वक्त ज्यादा देना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है, समझ आ रही है। अच्छा, अब बात याद रखो, अब बात याद रखो, अब बात याद रखो। अब बात यहां से क्या याद रखेंगे आप। अब एक बात तो ये थी, एक बात तो ये थी। दूसरी बात सुनो, दूसरी पॉइंट मैं आपको बताऊं ना एस्केप वेलोसिटी के बारे में, एस्केप वेलोसिटी के बारे में। दूसरा पॉइंट नंबर 2 इंतहाई लाजमी पॉइंट है। एंड द एब्सेंस ऑफ एयर, आपके पास एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है।
बच्चों ये जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मैंने प्रूफ करके लाया है ना, ये एक सपोजिशन में लाया है, एक फर्ज करके मैंने कहा कोई हवा मौजूद ना हो। अच्छा अब सुने, एफ एयर एग्जिस्ट, अगर हवा होगी तो क्या इसके वेलोसिटी इतना देना होगा कि नहीं ज्यादा देना होगा? अब ज्यादा देना होगा। नहीं समझे बात? सुने कहानी को। अगर हवा होगी ना तो आप बॉडी को जब फेंकते हैं तो हवा उसके खिलाफ फोर्स लगा के इसकी स्पीड को कम करेगी कि नहीं करेगी? तो अगर हवा होगी तो आप इस स्पीड से फेंके तो बॉडी एस्केप नहीं होगी, गायब नहीं होगी। इससे ज्यादा स्पीड देंगे ना तब गायब होगी, क्योंकि हवा होगी तो वो सामने से हमेशा मोशन के अगेंस्ट काम करते और रोक देती। एक बात और, पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बोलूं ना, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, पॉइंट नंबर 4 में देखो, एफ बॉडी इज थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या कहा मैंने? ये आपके पास अर्थ है, अर्थ खुद अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर आप बॉल भी, प्रोजेक्टाइल भी, बॉल भी इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपकी जमीन घूम रही है इसी डायरेक्शन में आप बॉल को फेंकेंगे तो उसको एक एक्स्ट्रा पुश जमीन की वजह से मिलेगी। ऐसे ऐसे मोशन कर दिया, आप फेंकते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इस पर फोर्स अप्लाई होती है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। कहां से? इसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलती है। किसकी? जमीन के रोटेशन की वेलोसिटी मिलती है। जब मिलेगी तो अब आपके पास इसके वेलोसिटी लेस देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी। अब 11.2 से नहीं, कम से भी फेंकें तो ये एस्केप हो सकती है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी के साथ इसकी वेलोसिटी भी क्या कर जाती है? मैच कर जाती है। कुछ एक्स्ट्रा पुश मिलता है। अब क्या मिलता है? सम एक्स्ट्रा पुश इज गिवन। आपको जमीन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, इस वजह से ये क्या होती है? आगे जाती। पॉइंट नंबर 4 पे समझ आए कि नहीं? अच्छा, अगर आप कहेंगे सर जी मैं इसके खिलाफ लगा दूं, एफ बॉडी इज थ्रोन अगेंस्ट मतलब खिलाफ, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ कैसे घूम रही है? अर्थ ऐसे घूम रही है, आप बॉडी को क्या करें? ऐसे फेंकेंगे। अर्थ ऐसे घूम रही है, बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तो कुछ आपकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। मतलब आपको अब आपने जिस बॉडी को फेंकना है ना उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा देना होगा, क्योंकि आप जब इधर घूमता है आप उधर फेंकते हैं तो कुछ वेलोसिटी आपकी इसमें जाया हो जाती है। इसलिए आपको 11.2 किलोमीटर से ज्यादा पे फेंकेंगे तब बॉडी इन्फिनिटी पे जाएगी। समझ आ रही ना? तो ये आपके पास कुछ स्पेशल केसेस थे हमारे, ये आपके पास फार्मूले थे और उनका डिपेंडेंट फैक्टर्स था। तो ये था आपके पास एस्केप वेलोसिटी।